हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पॉलिटी में एक्ट्स और सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्वेश्चंस कर लिए थे। आज जो टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आया हूं वो होने वाले हैं प्रीएम्बल पार्ट 1 दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, पार्ट 2 लेके आया हूं सिटीजनशिप, और यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के साथ साथ हम स्टेट रिऑर्गनाइजेशन को भी कंप्लीट करेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बिना पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स ऑल बट, बोले प्रीएम्बल में सारी चीजें एक्सेप्ट वन। तो प्रीएम्बल को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सो व्हाट इज दिस प्रीएम्बल? तो प्रीएम्बल क्या है? तो बोले ये है प्रीएम्बल, लेकिन प्रीएम्बल का मतलब क्या है? तो देखो, जिसके पास पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने का टाइम नहीं है तो वो क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन टाइप देख लेगा और उस इंट्रोडक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, दैट इज प्रीएम्बल। सो प्रीएम्बल इज लाइक द प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पूरा टाइम नहीं है, प्रीएम्बल को पढ़ो तो आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू, ब्रॉड आइडिया लग जाएगा कि ओके व्हाट दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज टॉकिंग अबाउट। अब प्रीएम्बल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो प्रीएम्बल इज नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। नॉन जस्टिसेबल मतलब अगर इसको एनफोर्स नहीं किया जाता तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अब सवाल उठा कि वेदर दिस प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। देखो, प्रीएम्बल को ऐड कब किया हो गया? प्रीएम्बल इज लाइक द इंट्रोडक्शन, प्रीएम्बल इज लाइक द इंडेक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो पहले पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया होगा और लास्ट में किसको बनाया होगा? प्रीएम्बल, कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बातें करी हैं और उसको हमने यहां पर लिख दिया। सो प्रीएम्बल वाज एडेड लास्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सवाल आया कि क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट यस, प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के भी टोटल 3 डिसीजन है रिलेटेड विद द प्रीएम्बल। 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन है। पहला डिसीजन था बेरूबारी केस। तो बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था नो, प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बाद में दूसरा केस आया जिसको बोला गया केशवानंद भारती केस। सो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने अर्लियर डिसीजन को ओवरटर्न किया और बोला यस, प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद एलआईसी ऑफ इंडिया केस आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रीइटरेट किया दैट यस, प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो अगर कोई पूछता है व्हाट इज द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ preamble, so yes, preamble is part of our constitution. So whether it is part of constitution or not, so yes, as per supreme court it is part of our constitution. अगर constitution का part है तो क्या जैसे constitution को change किया जा सकता है, क्या preamble को भी amend किया जा सकता है? yes. So preamble can also be amended. तो क्या इसको amend कभी किया गया? yes, it was amended only once. तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, through 42nd constitutional amendment act। और उसने कितने वर्ड ऐड किए? 3 वर्ड ऐड किए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। तो आपको ये चीज ध्यान रखना, प्रीएम्बल को सिर्फ एक ही बार अमेंड किया गया थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब एक बार प्रीएम्बल के जल्दी से टेक्स्ट को देख लेते हैं। टेक्स्ट एज इट इज आपको बाय हार्ट होना कंपलसरी है। सो टेक्स्ट क्या बोलता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखना, वी द पीपल, 2 देशों के प्रीएम्बल है जो स्टार्ट होते हैं वी द पीपल, इंडिया और यूएसए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, हम इंडिया को कैसा बनाना चाहते हैं? तो बोले ट्रिपल SDR, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन। जस्टिस देना चाहते हैं, कौन सा जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी देना चाहते हैं ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। फ्रेटर्निटी मींस ब्रदरहुड, fraternity assuring the dignity of individual and unity and integrity of nation. लास्ट लाइन क्या बोलती? इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। means who is the source of this constitution? it is we the people are the source of constitution। और ये हमको कहां से पता चलता है? प्रीएम्बल से। सो प्रीएम्बल कब बन गया था कॉन्स्टिट्यूशन? 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को बन गया था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्रीएम्बल को बदला जा सकता है, बिल्कुल बदला जा सकता है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दी थी, तो बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जाता। तो बोले बेसिक स्ट्रक्चर, इसमें जो जो वर्ड्स बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है उनको बदला नहीं जा सकता, अदरवाइज प्रीएम्बल को चेंज किया जा सकता है। अब एक बार क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था? द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स ऑल बट, उसमें ये सारी वैल्यूज है एक्सेप्ट वन। तो सोशल वैल्यूज, पॉलिटिकल वैल्यूज, एनवायरमेंटल वैल्यूज, इकोनॉमिकल वैल्यूज। सो हम लोगों ने देखा प्रीएम्बल टॉक्स अबाउट जस्टिस, और वो कितने टाइप के जस्टिस की बात करता है? 3 टाइप के जस्टिस की बात करता है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो वहां पर सोशल वैल्यूज है, इकोनॉमिकल वैल्यूज है, पॉलिटिकल वैल्यूज है, पर क्या वहां पर एनवायरमेंटल वैल्यूज है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रीएम्बल डज नॉट टॉक अबाउट द एनवायरमेंटल वैल्यूज। तो यहां पर मेरा आंसर हो जाएगा सी, दैट इज एनवायरमेंटल वैल्यूज। प्रीएम्बल आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या चीज है। अब मैंने बताया प्रीएम्बल को अगर आपको चेंज करना है तो प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है तो अंडर आर्टिकल 368 आप उसको चेंज कर सकते हो थ्रू स्पेशल मेजॉरिटी, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। सो प्रीएम्बल के ये जो एलिमेंट हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। सो मींस सॉवरेनिटी, आप सॉवरेन, इंडिया इज अ सॉवरेन मींस नो वन इज अबव अस, वी डू नॉट रिकॉग्नाइज एनी अथॉरिटी अबव अस, दैट इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेन। सोशलिस्ट, सेक्युलर, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेटिक,
एंड रिपब्लिक। तो हम लोगों ने इनके मीनिंग ऑलरेडी कल समझ लिए थे, एंड ऑल दीज आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, सो यू कैन नॉट अमेंड दीज फीचर्स ऑफ द प्रीएम्बल। उसके बाद हम लोगों ने मैंने सारे के सारे वर्ड्स दे रखे हैं। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? इंडिया इज अ इंडिपेंडेंट स्टेट, नो वन कैन इशू अथॉरिटी ओवर अस, दैट्स व्हाई वी आर इंडिपेंडेंट। जब ब्रिटिश राज था तब हम सॉवरेन नहीं थे, क्यों? बिकॉज ब्रिटिशर्स आर अबव अस। सोशलिस्ट, जो सोशलिस्ट वर्ड है हमने देखा उसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में ऐड किया। हमारा जो सोशलिज्म इट इज अ मिक्स ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म। सोशलिज्म का मतलब क्या होता है? मींस ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल, सो इट इज अ फीचर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। आगे देख लेते हैं सेक्युलर। कल भी हम लोगों ने देखा था सेक्युलर। सेक्युलर वर्ड को भी किसने ऐड किया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 ने ऐड किया था। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? सेक्युलरिज्म मींस नो नेशनल रिलीजन फॉर द कंट्री। हमारा रिलीजन वेस्ट के सेक्युलरिज्म से अलग था। हम लोग सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करते हैं और सेम स्टेटस देते हैं। ऑन द अदर हैंड वेस्टर्न कंट्रीज डू नॉट रिकॉग्नाइज रिलीजन एज एनीथिंग। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। जस्टिस, तीन टाइप का जस्टिस है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस मतलब नो डिस्क्रिमिनेशन इन सोशल फैक्टर लाइक रेस, रिलीजन, कास्ट, इनके बेसिस पे आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब क्या है? कि हर आदमी के लिए सारे पॉलिटिकल ऑफिस खुले हुए हैं। यू कैन बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आई कैन बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यू कैन कंटेस्ट फॉर द इलेक्शन ऑफ a member of parliament, even I can contest for the member of parliament. So ये क्या है? equal access to political office and equal voice in government through right to vote. सबको बराबर वोट करने का अधिकार है। So we have equal voice in government. तो ये मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब होता है। और इकोनॉमिकल जस्टिस का मतलब क्या होता है? इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। स्पीड से बताते चल रहा हूं कि प्रीएम्बल का क्या मतलब है, कैसे प्रीएम्बल आगे आगे चलता जाएगा। इक्वालिटी का मतलब क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इंडिविजुअल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ऑलरेडी बता दिया है। थ्री फॉर्म ऑफ इक्वालिटी की बात होती है, सिविक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो यहां पर आप लोग देख लेना। लिबर्टी मतलब फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ व्हाट? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, एंड इट इज एंश्योर्ड थ्रू फंडामेंटल राइट्स। समझ में आ रहा होगा। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? ब्रदरहुड, फ्रेंडशिप एंड म्यूचुअल सपोर्ट which is necessary for the dignity of individual and unity and integrity of nation। अगर फ्रेटर्निटी नहीं रहेगी, भाईचारा नहीं रहेगा, तो लोगों में डिग्निटी की फीलिंग नहीं आएगी, और डिग्निटी नहीं रहेगी तो यूनिटी और इंटीग्रिटी पे खतरा बन जाएगा। सो फ्रेटर्निटी को कैसे इंश्योर करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? थ्रू सिंगल सिटीजनशिप। We are citizen of India only. We are not citizen of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh or anything else. We are only citizen of India. So we have ensured this fraternity through single citizenship. कोई भी हो उसको क्या मिलती है? सिंगल सिटीजनशिप। आर्टिकल 1 टॉक्स अबाउट इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी हुई हैं। तो ये सब किसके बारे में बात करती है? फ्रेटर्निटी को इंश्योर करने की कोशिश करती है ताकि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया बनी रहे। फिर डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? वो भी हम लोगों ने कर देख लिया था। फिर डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या थे वो ऑलरेडी हम लोगों ने कल के लेक्चर में देख लिए थे। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, है ना। देयर आर नो हेरिडिटरी एलिमेंट इन द पॉलिटी ऑफ इंडिया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा? हाउ डज द आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म फाइंड एक्सप्रेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? भाई सबसे पहले तो हमने देखा था वर्ड सेक्युलरिज्म वाज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। अब ये पूछ रहा है कि सेक्युलरिज्म कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे कैसे आपको देखने के लिए मिलता है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल अंडर पार्ट 4। क्या डीपीएसपी में कहीं सेक्युलरिज्म की बात होती है? तो यस, काफी न्यूज में भी चल रहा है आर्टिकल नंबर 44 दैट टॉक्स अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड, सो दैट टॉक्स अबाउट समवेयर अबाउट सेक्युलरिज्म। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखो जहां 1 नहीं है मैं स्टेटमेंट को हटाऊं तो बी में 1 नहीं है, सी में 1 नहीं है, 2 ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो जाते हैं। स्टेटमेंट 2 देख लेता हूं। एज फंडामेंटल राइट अंडर पार्ट 3। फंडामेंटल राइट में है क्या? हाँ, फंडामेंटल राइट में कहा है बोले तो अपन लोगों ने देखा था फंडामेंटल राइट्स किसकी बात करते हैं? रिलीजियस फ्रीडम वगैरह की बात करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं सेक्युलरिज्म के पार्ट को टच करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर पार्ट 4 है, आर्टिकल 51 है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है कि हाँ वो भी ब्रदरहुड वगैरह की बात करता है, भाईचारे की बात करता है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो यहां पर ये भी करेक्ट हो जाएगा। इन द आइडिया ऑफ इंडियन रिपब्लिक एज एंश्राइंड इन द प्रीएम्बल। क्या प्रीएम्बल में भी सेक्युलरिज्म की बात होती है? हाँ, प्रीएम्बल में तो वर्ड ही यूज हुआ है डायरेक्टली सेक्युलर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। 4th भी मेरा करेक्ट हो जाएगा। सो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 1, 2, 3 एंड 4 दैट इज डी। एक बार जल्दी से एक्सप्लेनेशन और देख लेते हैं। पार्ट 4 डीपीएसपी बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की आर्टिकल 44 में। पार्ट 3 जो है फंडामेंटल राइट्स, उसमें आर्टिकल 14 किसके बारे में बात करता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सो ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। इसमें कोई भी रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 15 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ऑल्सो। तो यहां पर भी रिलीजन की बात आ गई तो सेक्युलरिज्म आ गया। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस के बारे में बात करता है हमारा कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 25 एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस एंड प्रोपोगेट प्रैक्टिस एनी रिलीजन। सो ये भी कहीं ना कहीं सेक्युलरिज्म को टच करता है, फंडामेंटल राइट।
फिर फंडामेंटल ड्यूटीज बात करता है टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, तो ये भी कहीं ना कहीं सेक्युलरिज्म को टच करता है और प्रीएम्बल के अंदर तो डायरेक्टली वर्ड दिया हुआ है सेक्युलर, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और एंड वी ऑल्सो हैव लिबर्टी ऑफ बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, तो ये भी कहां दी हुई है, प्रीएम्बल के अंदर दी हुई है। तो ये सारी चीजें क्या है, कहीं ना कहीं सेक्युलरिज्म को टच करने की कोशिश करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्युलरिज्म स्टैंड राइट इन इंडियन कंटेक्स्ट। भाई सेक्युलरिज्म की बात कर रहा है और इंडियन कंटेक्स्ट की बात कर रहा है। स्टेटमेंट 1 देखते हैं, द स्टेट विल नॉट हैव एनी फाउंडेशन ऑफ रिलीजन। यस, सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म, नो नेशनल रिलीजन फॉर द कंट्री। नो नेशनल रिलीजन मींस नो नेशनल रिलीजन, भाई रिलीजन है ही नहीं, नेशन का कोई नेशनल रिलीजन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में इस्लाम इज अ नेशनल रिलीजन। Britain is not a secular country because Christianity is the national religion of Britain. So Britain is not a secular country, but India is a secular country. क्यों? Because we do not have national religion for the country. Although Hindus are in majority, but still Hindu culture or Hinduism is not the national religion of our country. तो ये चीज आपको ध्यान रखना। State will not have any foundation of religion. Yes, ये Indian context में बिल्कुल फिट बैठता है। Statement 1 करेक्ट है। State does not owe loyalty to any particular religion. ये बात भी बिल्कुल सही है। हमारे यहां पर क्या है, वी रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन एंड वी हैव सेम स्टेटस टू ऑल द रिलीजन। तो हमारे यहां पर स्टेटस भी सारे रिलीजन को कैसा दिया हुआ है, एक जैसा दिया हुआ है। सो स्टेट डज नॉट ओ लॉयल्टी टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन। यस, स्टेट ट्रीट्स ऑल द रिलीजन इक्वली, तो ये वाली बात भी यहां पर सही है। 3rd देख लेते हैं, स्टेट इज एंटी रिलीजियस। क्या भारत एंटी रिलीजियस है? अगर एंटी रिलीजियस होता तो फिर तो मंदिरों में जाना बंद हो जाता, मस्जिदों में जाना बंद हो जाता। सो इंडिया इज नॉट एंटी रिलीजियस, इंडिया ट्रीट एवरी रिलीजन इक्वली, तो ये वाला स्टेटमेंट मेरा रॉन्ग हो जाएगा। 4th देख लेते हैं, द स्टेट गिव्स इक्वल फ्रीडम टू ऑल द रिलीजन। यस, ये बात भी बिल्कुल सही है इन इंडियन कंटेक्स्ट। सो 1, 2 एंड 4 यहां पर मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो कहां पर दिया हुआ 1, 2 एंड 4, दैट इज बी। इजी था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 किसके बारे में बात कर रहा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जनवरी 26 इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बोले 26 जनवरी का क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाई 26 जनवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देख लेते हैं क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज अपेंडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन दिस डेट। भाई अभी हम लोगों ने प्रीएम्बल में पढ़ा कि सिग्नेचर कब मिले थे प्रेसिडेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन को हमने 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को अपने आप को तो दे लिया था, पर फिर ये साइन कब किया प्रेसिडेंट ने, तो बोले 24 ऑफ जनवरी को इसको साइन किया 1950 में, और उसके बाद 26 जनवरी को हम लोग सॉवरेन बन गए, रिपब्लिक बन गए। तो ये चीज ध्यान रखना। तो सिग्नेचर तो कब मिल गए थे, तो बोले 24 ऑफ जनवरी को मिले थे, ना कि 26 जनवरी को। सो ये पहला स्टेटमेंट मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड देख लेते हैं, ब्रिटिश क्राउन ट्रांसफर्ड पावर टू इंटरिम गवर्नमेंट ऑन दिस डेट। ब्रिटिश ने कब ट्रांसफर करी थी इंटरिम गवर्नमेंट को पावर, मतलब हम लोग कब आजाद हुए थे। सो दैट डे वाज 15th ऑफ अगस्त 1947। अब अगर आपसे कभी कोई पूछता है व्हाई 1947 में 15th ऑफ अगस्त वाज चूजन एज द डेट, क्योंकि 15th ऑफ अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर किया था, तो इस डेट को ब्रिटिशर्स काफी शुभ मानते थे। उसकी सेकेंड एनिवर्सरी मनाने के लिए उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को कब ट्रांसफर करी थी पावर, 15th ऑफ अगस्त 1947। सो क्या ब्रिटिश क्राउन ने 26 जनवरी को पावर ट्रांसफर करी थी, नहीं। 3rd क्या बोल रहा है, इट वॉज ऑन दिस डे इन 1930 दैट पूर्ण स्वराज डे वॉज सेलिब्रेटेड। यस, लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ 1939, उन्होंने क्या बोला था कि अब से हम 26 जनवरी को क्या मनाएंगे, पूर्ण स्वराज। मतलब उन्होंने बोला था अब से हम इंडिपेंडेंस डे कब से मनाना शुरू करेंगे, 26 जनवरी। अब उन्होंने तो 1929 को ही डिक्लेयर कर दिया था दिसंबर के सेशन में, और 1929 से जब डिक्लेयर हुआ तो 1930 से उन्होंने 26 जनवरी को मनाना तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन अंग्रेजों ने तो हमको पावर ट्रांसफर 15 अगस्त को कर दी। तो क्या हम ये बोलते कि नहीं अब आप रुको, अब आप 26 जनवरी 1948 को पावर ट्रांसफर करना। सो यस, 3rd स्टेटमेंट करेक्ट है। इट वाज ऑन दिस डे इन 1930 दैट पूर्ण स्वराज डे वाज सेलिब्रेटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस इन लाहौर सेशन। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो मेरा स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज इनकरेक्ट एंड 3 इज करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा मेरा सी, दैट इज 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज पर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भाई बिल्कुल, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखे थे सुप्रीम कोर्ट के टोटल कितने केसेस हैं, हम लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट केसेस देखे। कौन कौन से केस थे, तो पहले केस का नाम था बेरूबारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सो बेरूबारी केस। दूसरा केस कौन सा था, तो आप बोलोगे केशवानंद भारती, केशवानंद भारती केस था। और तीसरा केस कौन सा, LIC ऑफ इंडिया केस। तो भाई तीनों केस में देखना सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट्स दिए। पहले में बोला कि प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, केशवानंद भारती में बोला यस प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, LIC ऑफ इंडिया में रीटरेट किया प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो प्रेजेंट पोजीशन इज यस प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट।
स्टेटमेंट 2 बोल रहा है प्रीएम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368. व्हाई नॉट? व्हेन प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. और हम लोगों ने देखा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 ने तो इवन प्रीएम्बल को एक बार अमेंड भी कर दिया है अंडर आर्टिकल 368. तो ये चीज आपको ध्यान रखना, प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड लाइक एनी अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368. और उसने 3 न्यू वर्ड्स भी ऐड करे थे और वो अपन लोगों ने देख लिए थे. तो ये चीज आपको ध्यान रखना. और वो 3 न्यू वर्ड्स कौन से थे? तो वो था सेक्युलर, ठीक है, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी. तो ये 3 वर्ड को भी आपको ध्यान रखना है. 3 वर्ड कौन से ऐड किए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने? वो ये थे सेक्युलर, सोवरेन एंड सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी. तो प्रीएम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड. नो, प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड लाइक एनी अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368. तो मेरा सेकंड जो है रॉन्ग हो जाएगा. करेक्ट के बारे में पूछ रहा है, सो ओनली 1 इज करेक्ट. तो आंसर हो जाएगा ए, दैट इज 1 ओनली. तो यहां पर मैंने दिया हुआ है तीनों जजमेंट्स वगैरह सुप्रीम कोर्ट के, आराम से लिख लिए, आप लोग आराम से देख लेना. ये चीज ध्यान रखना, प्रीएम्बल इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू. तो ये भी आपको ध्यान रखना है. तीनों केस दे रखे हैं. बेरूबारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1960, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था? प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. केशवानंद भारती केस ऑफ 1973, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि उन्होंने अपने पुराने जजमेंट को क्या करा था? बदल दिया था और बोला था नो, प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368. फिर एलआईसी ऑफ इंडिया केस आया था 1995 में. सुप्रीम कोर्ट ने अगेन रीइटरेट किया दैट यस, प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट आर्टिकल. अब पार्ट 1 पे क्वेश्चन आ गया. देखो पहला क्वेश्चन आया पार्ट 1, इंडिया यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज पे. तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है. द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज आर्टिकल 1. आर्टिकल 1 किसके बारे में बात करता है? सो आर्टिकल 1 का टेक्स्ट अगर आपको याद होगा तो आर्टिकल 1 किसके बारे में बात करता है? इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स. सो वो स्टेटमेंट ढूंढना है. नोट्स दैट प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ इंडियन स्टेट. ये तो रिपब्लिक की बात कर रहा है, बात तो सही है, लेकिन आर्टिकल 1 में ये बात नहीं होती है, तो ये आंसर नहीं हो सकता. डिनोट्स दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ पावर ऑफ इंडियन स्टेट. ये बात तो सही है, प्रीएम्बल हमको बताता है, लेकिन आर्टिकल 1 इसके बारे में बात नहीं करता है. सी क्या बोल रहा है? डिस्क्राइब इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स. इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स. इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स, बिल्कुल बात सही है, यही तो बात कर रहा है आर्टिकल 1. डी क्या बोल रहा है? नोट दैट इंडिया इज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. ये बात सही है, लेकिन आर्टिकल 1 ये बात नहीं करता है. तो ये चीज आपको ध्यान रखना. तो यहां पर मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सी, दैट इज इट डिस्क्राइब इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स. फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो. अगर आपको यूपीएससी या एमपीपीएससी का कोई भी कोर्स वगैरह आपको प्रिपरेशन करना है, सो हम लोग आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में लेके आए सारे बैचेस को. दैट इज एट 4500 रुपीज ओनली, जिसमें आपको पूरी कंप्लीट 1 ईयर की वैलिडिटी मिल जाती है. सो आप 1 ईयर तक आराम से प्रिपरेशन करते हो, बहुत प्री प्लस मेन्स. तो प्रीलिम्स प्लस मेन्स की कंप्लीट प्रिपरेशन मिलेगी. बढ़िया क्वालिटी में आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, पर्सनल 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, फोन नंबर्स मिलेंगे टीचर्स के. अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो. अगर कोई भी डाउट वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या मेरा नंबर मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ 9111391223. सो आप इस पे मुझे कॉल करके भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो. चलो आगे देख लेते हैं. आर्टिकल 1 किसके बारे में बात करता है? इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स. अब देखना यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है दैट इज यूनियन. So why union is preferred over federation? So word union is preferred over federation. हम लोगों ने word union यूज किया, ना कि फेडरेशन, जबकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फेडरल फीचर्स भी अवेलेबल हैं. हमारे यहाँ पर स्टेट्स डिराइव देयर अथॉरिटी डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. दैट इज अ फेडरल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे यहाँ भी वाइस प्रेसिडेंट है, हमारे यहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट आर फेडरल फीचर्स, बट स्टिल वी यूज द वर्ड यूनियन ओवर फेडरेशन. व्हाई? तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि जहां पर फेडरेशन आता है, तो मैंने कल भी बताया था, फेडरेशन आएगा तो आप डायरेक्टली किसको इमेजिन करोगे? यूएसए को. अगर यूएसए के आप नाम को देखोगे, उसका नाम क्या? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. मतलब सारे के सारे स्टेट्स, बोले कितने स्टेट्स थे यूएसए में? बोले 50 स्टेट्स थे. सो बोले 50 स्टेट्स ने एक एग्रीमेंट किया, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म. बोले हम सब मिलके एक संघ बनाते, एक राष्ट्र बनाते. तो 50 अलग अलग देश थे वहां पे, 50 अलग अलग स्टेट्स थे. उन्होंने एक एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट के तहत एक नया देश सामने आया जिसको क्या बोला गया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि भारत के किसी भी राज्य ने कोई एग्रीमेंट नहीं किया है. सो इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स लाइक अमेरिकन फेडरेशन. हमने कोई एग्रीमेंट नहीं किया है, और अगर एग्रीमेंट नहीं किया है तो किसी भी स्टेट के पास यह पावर नहीं है कि वो भारत को छोड़ के बाहर चले जाए. कल को मध्य प्रदेश बोलेगा कि हमको भारत में मजा नहीं आ रहा, हमको बाहर जाना, तो क्या जा सकता? आंसर इज नो. अगर कोई मान लो सेसेशनिस्ट मूवमेंट चलाता है कि मध्य प्रदेश को हम भारत से अलग करेंगे, सो सेसेशनिस्ट मूवमेंट उसी समय इलीगल हो जाता है. क्यों? बिकॉज इंडियन स्टेट्स हैव नो राइट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन. उनको भारत से बाहर जाने का अधिकार है ही नहीं. इसलिए सारे के सारे सेसेशनिस्ट मूवमेंट, वेदर इट इज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और एनी अदर
स्टेट दे आर इलीगल एंड इलेजिटिमेट, तो ये आपको ध्यान रखना है। सो स्टेट्स हैव नो राइट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन। लेकिन अमेरिका में जा सकते हैं क्या? हाँ, क्योंकि उन्होंने तो एग्रीमेंट किया है। और क्या हो अगर स्टेट उनको जबरदस्ती दबाए, तो इवन उनको गन के भी पावर दिए गए। गन लॉज भी अमेरिका में बहुत स्ट्रांग है कि अगर नहीं पसंद आता तो स्टेट्स यूएसए को छोड़ के बाहर जा सकते हैं। अब ध्यान से देखना, अब ये तो हमने देख लिया इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यूनियन का मतलब क्या होता है? सो यूनियन का मतलब होता है स्टेट्स। यूनियन का क्या मतलब होता है? स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब देखना हमारे यहां पर क्या सिर्फ स्टेट्स है? नहीं, हमारे यहां पर स्टेट्स है प्लस यूटीज है प्लस कुछ ऐसे स्टेट्स हैं दैट आर एक्वायर्ड बाय यूनियन फ्रॉम एनी अदर कंट्री। फॉर एग्जांपल गोवा, गोवा वाज एक्वायर्ड फ्रॉम पौंडीचेरी, है ना, सॉरी, गोवा वाज एक्वायर्ड फ्रॉम पोर्तुगीज, पौंडीचेरी वाज एक्वायर्ड फ्रॉम फ्रांस। तो कुछ ऐसे स्टेट्स भी है जिनको हमने बाहर से अपनाया, तो फिर वो तो इस यूनियन की डेफिनेशन में फिट नहीं बैठेंगे। सो हमारे यहां पर एक वर्ड और यूज होता है दैट इज टेरिटरीज ऑफ इंडिया। सो टेरिटरीज इंक्लूड्स टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स मतलब यूनियन प्लस यूनियन टेरिटरीज प्लस टेरिटरीज एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो टेरिटरीज इज अ ब्रॉडर वर्ड देन यूनियन, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब कितने स्टेट्स हैं, कितनी यूटीज हैं, उनके नाम कहां देखने को मिलेंगे? तो आपको वो देखने को मिलेंगे शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो शेड्यूल 1 कंटेन्स नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज and their territorial extent are mentioned. So at present we have 28 states and 9 union territories. तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। And territory is a wider expression than Union of India because territory includes 3 things, that is states plus UTs plus territories acquired by Union of India. तो ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। तो territories is a broader expression than union because union includes only states but territories include states, UTs and territories acquired by Union of India. समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब जल्दी से देख लेते हैं, हम लोगों ने पार्ट 1 के साथ स्टार्टिंग की है। सो पार्ट 1 में टोटल 4 आर्टिकल है। तो पार्ट 1 का नाम क्या है? दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो ये आपको ध्यान रखना, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। इसके अंदर टोटल कितने आर्टिकल है? आर्टिकल 1 to 4। तो टोटल कितने आर्टिकल है इसमें? 4 आर्टिकल है। पहला आर्टिकल क्या बात करता है? यूनियन इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। उसमें नाम वगैरह टेरिटरीज वगैरह दी हुई है। आर्टिकल 2 किसके बारे में बात करता है? एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। फॉर एग्जांपल गोवा, गोवा पहले भारत का पार्ट नहीं था, अगर उसको भारत के अंदर एक्वायर करना तो कैसे किया होगा? बोले थ्रू आर्टिकल 2। बोले अगर गोवा को एक्वायर करना है तो कैसे करोगे? आर्टिकल 2 के थ्रू, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। न्यू स्टेट मींस दैट इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, that were earlier not part of India। तो गोवा was not part of India earlier before 1961। उसके बाद उसको एक्वायर करना था तो बोले किसके थ्रू करा? आर्टिकल 2। अब फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश से बनाया छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से क्या बनाया? उत्तराखंड। तो ये भी हो सकता है क्या? मतलब किसी एग्जिस्टिंग स्टेट को चेंज करना है, किसी एग्जिस्टिंग स्टेट को चेंज किया जा सकता है। हाँ, तो वो किसके थ्रू किया जा सकता है? थ्रू आर्टिकल 3। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। आर्टिकल 2 टॉक्स अबाउट न्यू स्टेट्स दैट वर अर्लियर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया एंड आर्टिकल 3 टॉक्स अबाउट एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तो आर्टिकल 3 किसकी बात करता है? इंटरनल रीएडजस्टमेंट की बात करता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। सो आर्टिकल 3 बोलता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया, बाउंड्री और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। और ये सारे काम कौन कर सकता है? आर्टिकल 2 और 3 में। सो इसके लिए पावर किसको दी गई है? द पार्लियामेंट, पावर इज गिवन टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ओके, अभी और डील करेंगे डिटेल में काफी। अभी फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। द लिस्ट ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड टेरिटरीज आर स्पेसिफाइड इन द। अभी मैंने बताया कि स्टेट्स और यूटीज की लिस्ट कहां दी हुई है? दैट इज इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर क्या दी हुई है? लिस्ट दी हुई है किसकी? स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की। अभी कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। देख लेना एक बार, दमन एंड दीव शायद अपडेट हो गया, दमन एंड दीव और दादर और नागर हवेली को मिला दिया है, तो एक बार आप काउंटिंग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट इन इंडिया कैन बी डन बाय। अभी बताया थोड़ी देर पहले, 4 आर्टिकल हैं पार्ट 1 के अंदर, आर्टिकल 1, 2, 3, 4। आर्टिकल 2 किसके बारे में बात करता है? एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स दैट वर अर्लियर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। तो यहां पर जैसे हमने पढ़ा एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट इन इंडिया कैन बी डन अंडर आर्टिकल 2। अब आर्टिकल 2 और भी बातें करता है, तो देख लेते हैं। बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, नहीं, ये काम कौन कर सकता है? ये काम कर सकती है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सो पार्लियामेंट बाय लॉ कैन डू दैट, पार्लियामेंट बाय लॉ कैन डू दैट। और ये लॉ बनाने के लिए कौन सी मेजोरिटी लगेगी? तो आप बोलोगे सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ने वाली है। सो पार्लियामेंट कैन लॉ admit or establish new states in India that were earlier not part of Union of India. So by an executive order of president, नहीं, उसके लिए पार्लियामेंट करेगी by law. By law enacted by the parliament. Yes, this should be the correct answer, that is B. By constitutional amendment made by parliament and agreed by the president. तो देखना, अभी हमने आर्टिकल 1, 2, 3 पढ़ा। आर्टिकल 4 क्या बोलता है? आर्टिकल 4 क्या बोलता है? भाई अगर आपने किसी नए स्टेट को ऐड करा
तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो जाएगा। कहां पर चेंज हो जाएगा? शेड्यूल 1 में चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक नया नाम जुड़ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने किसको एक्वायर करा? आपने गोवा को एक्वायर करा। सो अब लिस्ट में कौन ऐड हो गया? तो गोवा भी लिस्ट में ऐड हो गया। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो गया। सो आर्टिकल 4 बोलता है कि आप जो भी काम पार्लियामेंट कर रही है अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 वर नॉट कंसिडर्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बोले आप आर्टिकल 2 और 3 में जो भी काम इन्होंने कर दिए हैं या जो करेंगे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं माना जाएगा। सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की जरूरत नहीं है, पार्लियामेंट बाय लॉ कैन डू दैट। फोर्थ क्या बोल रहा है? बाय रेजोल्यूशन पास बाय लेजिस्लेचर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट एंड असेंटेड टू बाय द प्रेसिडेंट। स्टेट से ये सब काम कर लेंगे क्या? दिस पावर वॉज एक्सक्लूसिवली गिवन टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब मैंने दिया हुआ है आर्टिकल 2 किसके बारे में बात करता है? एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स बाय लॉ। और लॉ बोले कैसे बना देना? बोले सिंपल मेजोरिटी के थ्रू बना देना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 2 दो पावर देता है किसको? पार्लियामेंट को, टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स और एस्टेब्लिश अ न्यू स्टेट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान रखना आर्टिकल 2 उस स्टेट को मर्ज करने की बात करता है जो भारत का पार्ट नहीं है। ऑन दी अदर हैंड आर्टिकल 3 बात करता है कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकाल दो, उत्तर प्रदेश से क्या निकाल दो? उत्तराखंड निकाल दो, है ना, बिहार से झारखंड निकाल दो। सो आर्टिकल 3 टॉक्स अबाउट इंटरनल रीएडजस्टमेंट बट आर्टिकल 2 टॉक्स अबाउट establishment or admission of new states that were earlier not part of India. So article 3 relates to formation of change in the existing states of Union of India. So article 3 किसके बारे में बात करता है? इंटरनल रीएडजस्टमेंट। और आर्टिकल 2 नए स्टेट की बात करता है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को क्या ऑथोराइज करता है? देखना आर्टिकल 3 की बात कर रहा हूं। आर्टिकल 3 मतलब एग्जिस्टिंग स्टेट्स में चेंज करने की जो बात करता है, एग्जिस्टिंग स्टेट्स में चेंज करने की बात करता है। तो फॉर्म अ न्यू स्टेट्स बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी। बोले अगर मान लो आपको नया स्टेट बनाना तो आप कैसे बना सकते हो? बोले या तो आप किसी एग्जिस्टिंग स्टेट को तोड़ दो, जैसे मध्य प्रदेश को तोड़ दिया छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड को हटा दिया उत्तर प्रदेश से, या तो आप ये कर दो, या तो किसी दो स्टेट की टेरिटरी लेके एक नया स्टेट बना दो। बोले कुछ टेरिटरी ली आंध्र प्रदेश से, कुछ ली मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ बना दिया, या तो किसी दो जिलों को अलग कर दो। तो कैसे भी जैसे पार्लियामेंट चाहे वैसे तोड़ मरोड़ सकती है। टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स। चाहो तो दो स्टेट्स को मिला के बोले एक नया स्टेट बन गया। बोले हिमाचल और उत्तर प्रदेश को बना के एक बोल दिया कि हिमालयन स्टेट बना दिया। चाहे तो ये कर सकती है पार्लियामेंट, बिकॉज इट कैन डू बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स और पार्ट ऑफ द स्टेट और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू एनी पार्ट ऑफ स्टेट। अब वो चाहे तो किसी स्टेट का एरिया बढ़ा भी सकती है, किसी स्टेट का एरिया घटा भी सकती है। इवन वो उसकी बाउंड्रीज को भी चेंज कर सकती है, उसके नाम को भी बदल सकती है। तो जैसे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने क्या बोला कि भाई हम वेस्ट बंगाल का नाम क्या करना चाहते हैं? हम इसका नाम करना चाहते हैं बंगाल। तो क्या वेस्ट बंगाल की जो लेजिस्लेचर है वो ऐसा कर सकती है? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज दिस पावर वाज गिवन टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सो वेस्ट बंगाल खुद से अपना नाम नहीं बदल सकती, पार्लियामेंट बदल सकती है बाय सिंपल मेजोरिटी। पार्लियामेंट बाय लॉ कैन डू दैट। सो वेस्ट बंगाल का नाम अगर बंगाल करना तो कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगी, ना कि वेस्ट बंगाल की लेजिस्लेचर। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अच्छा मान लो नया स्टेट बनाना है या किसी स्टेट को ब्रेक करना है तो पार्लियामेंट करेगी ये काम। तो और पार्लियामेंट कैसे करेगी? तो मैंने अभी बताया आपको, पार्लियामेंट बाय लॉ कैन डू दैट। अगर लॉ बनाना है तो लॉ बनाने के लिए पहले क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा? आपको बिल लाना पड़ेगा। बिल लाना पड़ेगा तो बोले किस हाउस में लाओगे? सो यू कैन ब्रॉड दिस बिल इन आइदर ऑफ द हाउस। बोले चाहो तो लोकसभा में ले आओ, चाहो तो राज्यसभा में ले आओ, लेकिन इस बिल को लाने के पहले यू नीड प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। बोले पहले प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन लगेगा। प्लस फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश को तोड़ना होगा जब आप इस बिल को पार्लियामेंट लाओगे उसके पहले आप इस बिल को मध्य प्रदेश की लेजिस्लेचर भी भेजोगे फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यूज। बोले आप मध्य प्रदेश के व्यूज भी देखोगे कि वो क्या चाहता है, वो सच में चाहता है कि नहीं चाहता है। ऑल्दो मध्य प्रदेश की लेजिस्लेचर के व्यूज आर नॉट बाइंडिंग ऑन द पार्लियामेंट चाहे तो उनके व्यूज को एक्सेप्ट करे, चाहे तो उनके व्यूज को एक्सेप्ट ना करे। और अगर मध्य प्रदेश अपने व्यूज देता ही नहीं है, चुपचाप बैठा है, तो मान लिया जाता है कि उसने अपने व्यूज दे दिए और जैसा पार्लियामेंट को करना है वो कर सकती है। सो बिफोर रिकमेंडिंग द बिल द प्रेसिडेंट हैज टू रेफर द बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न। ये मैंने आपको बता दिया। एंड प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट चाहे तो उनके व्यूज को एक्सेप्ट करे, चाहे तो उनके व्यूज को रिजेक्ट कर दे। सो मैंने आपको पूरी प्रोसीजर यहां पर समझा दी है बिल को इंट्रोड्यूस करने की, है ना। अब बिल को क्या किया जाता है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, पार्लियामेंट में आता है बिल कैसे होता है और बाद में बिल को किस मेजोरिटी से पास करना रहता है? केवल और केवल सिंपल मेजोरिटी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन पे। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन पे तीनों कमीशन वगैरह बताऊंगा। क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन के थ्रू सारे टॉपिक को अपन समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है?
States Reorganization Act of 1956 was an important federal landmark in the political history of Indian Union. Consider the following with regard to it. अब भाई पहले स्टेट रिऑर्गनाइजेशन के पहले अपन तीनों कमीशन देख लेते हैं, उनकी पूरी हिस्ट्री समझ लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम केक वॉक हो जाएगा। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत में 565 स्मॉल छोटी बड़ी रियासतें हुआ करती थी, प्लस भारत के अंदर ब्रिटिश प्रोविंसेस भी हुआ करते थे। ब्रिटिश प्रोविंसेस मतलब जैसे यूनाइटेड प्रोविंस है ना, मद्रास, बॉम्बे, ये सब क्या थे, सेंट्रल प्रोविंस, ये क्या थे, ब्रिटिश प्रोविंस थे जो ब्रिटिश गवर्नर के थ्रू रूल करते थे। प्लस 565 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। अब जब भारत बना तो सवाल उठा कि इंडिया को अब रीऑर्गेनाइज कैसे किया जाए, स्टेट्स का फॉर्मेशन कैसे किया जाए, किस बेसिस के ऊपर किया जाए। सो उसके लिए अलग अलग हमारे पास डिफरेंट कमीशन बनाए गए। भाई ये कमीशन बनने के पहले सारे स्टेट्स को 4 पार्ट क्लासिफिकेशन किया गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट ए में वो स्टेट्स रखे गए थे जो कौन से थे, फॉर्मर ब्रिटिश प्रोविंसेस। जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, जो ब्रिटिश लोग थे वो उसको किसके थ्रू ऑपरेट करते थे, गवर्नर। सो जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे उनको कहाँ रखा, पार्ट ए क्लासिफिकेशन में रखा। इन कमीशंस के पहले बता रहा हूं, मतलब जब संविधान बना तब ये वाला क्लासिफिकेशन चल रहा था। पार्ट बी में उनको रखा जो कौन थे, बोले जो प्रिंसली स्टेट्स थे। तो प्रिंसली स्टेट्स वालों को कहाँ रख दिया, बोले पार्ट बी में रख दिया। पार्ट सी में उनको रखा जो आज की यूनियन टेरिटरीज हैं, जो अब स्टेट्स भी बन चुकी हैं, जो पहले शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स थे उनको कहाँ रखा, पार्ट सी में। और पार्ट डी में सिर्फ एक ही स्टेट को रखा और उसका नाम क्या था, उसका नाम था अंडमान एंड निकोबार। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो पहले पार्ट ए बी सी डी क्लासिफिकेशन चलता था, है ना। बाद में डिमांड उठी कि नहीं यार भाई, फॉर एग्जाम्पल बॉम्बे वालों ने बोला कि भाई कुछ वहां पर मराठी स्पीकर हैं, कुछ गुजराती स्पीकर है, सो बोले स्टेट्स को हमको रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, इनकी बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना पड़ेगा। तो बोले लैंग्वेज के बेसिस पे रीड्रॉ करना है। तो उस पर अलग अलग कमीशन बनाए गए कि क्या लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को क्लासीफाई किया जा सकता है। सो टोटल कितने कमीशन बने, तो टोटल कमीशन बने 3। जो पहला कमीशन था उसका नाम था धार कमीशन। क्या नाम था उसका, धार कमीशन, क्योंकि उसके चेयरमैन का नाम क्या था, एस.के. धार। उसको एक और नाम से जाना जाता था लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन ऑफ 1948, क्योंकि वो कब बनाया गया था, 1948 में। इसके पहले अभी तो क्या चल रहा है, पार्ट एबीसीडी क्लासिफिकेशन तो चल ही रहा है। एसके धार को क्या काम दिया गया, टू फाइंड द पॉसिबिलिटी टू वेदर द स्टेट्स कैन बी रीऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। क्या स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है। तो इन्होंने रिपोर्ट दी और उन्होंने बोला नो, स्टेट्स कैन नॉट बी रीऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। उन्होंने बोला स्टेट्स मस्ट बी रीऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखो लैंग्वेज को मत देखो। तो इन्होंने बोला रिपोर्ट रिकमेंडेड टू रीऑर्गेनाइज स्टेट्स बेस्ड ऑन ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड नॉट बेस्ड ऑन लैंग्वेज। अब ये कमीशन ने तो अपनी रिपोर्ट दे दी और इन्होंने मना भी कर दिया, बोले लैंग्वेज के बेसिस पे कोई भी काम नहीं करना है। बाद में डिमांड और बढ़ी, लोगों ने क्या है धरने वरने दिए और आगजनी चक्का जाम ये सब शुरू हो गया। दोबारा एक और कमेटी बिठाई गई, उसी साल में बिठाई गई, जिसको बोला गया जेवीपी कमेटी। जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी मतलब वल्लभ भाई पटेल, पी मतलब पट्टाभी सीतारामैया। इसको बोला गया लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी ऑफ 1948। अब इनका भी यही काम था, टू फाइंड द पॉसिबिलिटी वेदर स्टेट्स कैन बी रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। इनके मेंबर मैंने बता दिए जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इस रिपोर्ट ने भी रिजेक्ट किया कि नहीं, स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे क्लासिफाई नहीं किया जा सकता है ना। अब उसके बाद आंध्र प्रदेश में एक आदमी थे पोटी श्रीरामुलु, उन्होंने अपने आप को जला लिया और मर गए, क्योंकि उनका कहना था कि हमें तो स्टेट्स चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। और 1953 में, कब 1953 में पहला स्टेट भी बन गया था आंध्र प्रदेश, दैट वाज कार्व्ड आउट ऑफ मद्रास। बोले मद्रास से बाहर बना था बिकॉज ये तेलुगु स्पीकर्स थे। सो मतलब पहला स्टेट बन चुका था लैंग्वेज के बेसिस पे। सो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक और कमीशन बनाया जिसको बोला जाता फजल अली कमीशन या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ऑफ 1953, क्योंकि ये कब गठित हुआ था, 1953 में। और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी, 1955 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे जो क्लासिफिकेशन हुआ था उसको हम आज भी फॉलो करते हैं। इसके 3 मेंबर थे, फजल अली, केम पनिक्कर एंड हृदयनाथ कुंजरू। तो आपको ध्यान रखना तीनों को। और इसके चेयरमैन कौन थे, फजल अली, इसलिए इसको फजल अली कमीशन भी बोला जाता था। अब फजल अली कमीशन पहला कमीशन था जिसने बोला कि यस, आप स्टेट्स को किसके बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। बोले लेकिन सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे मत करना, प्लस आप एडमिनिस्ट्रेशन का भी ध्यान रखना। पर इन्होंने क्या बोला, यस स्टेट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो बोले लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को क्या कर दो, रीऑर्गेनाइज कर दो। सो इट एक्सेप्टेड द स्टेट फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट नॉट एज अ सोल क्राइटेरिया। उन्होंने बोला एडमिनिस्ट्रेशन का भी ध्यान रखना, प्लस अदर फैक्टर का भी ध्यान रखना। और इन्होंने ही बोला, इन्होंने सजेस्ट किया कि अभी तक जो आपका पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी वाला जो क्लासिफिकेशन चल रहा था, बोले इसको भी क्या कर दो, अब एबॉलिश कर दो आप। क्यों, क्योंकि अब स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। सो इट ऑल्सो सजेस्टेड द एबॉलिशन ऑफ 4 पार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, दैट इज पार्ट ए बी सी डी।
समझ में आ रहा होगा आप सब लोगों को। तो फजल अली कमीशन ने क्या सजेस्ट किया, उन्होंने क्या सजेस्ट किया, उन्होंने बोला कि हमको 16 स्टेट्स बनाना है और 3 यूटीज बनाना है। लेकिन 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 ने पार्ट ए और पार्ट बी के डिस्टिंक्शन को क्या करा, खत्म कर दिया, पार्ट सी को भी एबॉलिश कर दिया, उसकी जगह यूटीज बनाई। और उसके बाद इसने तो बोला था 16 स्टेट्स और 3 यूटीज बनाओ, लेकिन बनाई कितनी गई, 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज वर क्रिएटेड, है ना, ऑन 1 नवंबर 1956। और इसलिए हम लोग 1 नवंबर 1956 को बहुत सारे स्टेट्स का फॉर्मेशन डे मनाते हैं, इंक्लूडिंग अपना मध्य प्रदेश। तो अपना मध्य प्रदेश भी कब बना था, सो 1 नवंबर 1956 को बना था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, जिसमें रीऑर्गेनाइज हुआ था। और पहले जो मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर हुआ करती थी, बाद में कैपिटल को शिफ्ट किया गया और कुछ समय बाद फिर भोपाल को मध्य प्रदेश की न्यू कैपिटल बनाया गया। सो मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन डे सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं है, और भी बहुत सारे स्टेट्स का है। और वो कितने स्टेट्स होंगे, 14 स्टेट्स और 6 यूटीज, जो अपना फॉर्मेशन डे किस दिन मनाती है, 1 नवंबर 1956 को। और वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंप्लीमेंट किया गया था, तो ध्यान रखना 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956। सो कमीशन कब आया था, 1953, रिपोर्ट कब दी, 1955, और इंप्लीमेंट कब करा, 1956। इजी था ये सारी चीजें। तो आप जल्दी से अपन क्वेश्चन देख लेते हैं, अपना आंसर तो आप लोगों ने देख ही लिया है। तीनों कमीशन देख लिए, सारा स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन देख लिया कि स्टेट्स कैसे कैसे मूव ऑन करते हैं और कैसे उनका फॉर्मेशन हुआ। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 मतलब फजल अली कमीशन की बात कर रहा है, वॉज एन इंपॉर्टेंट फेडरल लैंडमार्क इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडियन यूनियन, कंसिडर द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू इट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, इट क्रिएटेड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रेदर देन सोलिली ऑन द लिंग्विस्टिक एंड रीजनल कंसिडरेशन। देखो, फजल अली कमीशन ने स्टेट्स को रिऑर्गेनाइज किया था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, बट नॉट एज अ सोल क्राइटेरिया। लेकिन उन्होंने लैंग्वेज को फर्स्ट प्रायोरिटी दी थी और बोला था लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का और रीजनल कंसिडरेशन का भी ध्यान रखना। लेकिन ये क्या बोल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नो, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे क्लासिफाई करने की बात कर रहा है। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं, ड्यू टू एक्सटेंसिव रीऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंटेड बाय द एक्ट इट वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। भाई एक्सटेंसिव रीऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं थी, स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना था, इसलिए 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया। तो मेरा स्टेटमेंट 2 भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, सो नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी, दैट इज नन। समझ में आ गया होगा आप लोगों को आराम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तीनों कमिटी, तीनों कमीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला कमीशन था एसकेदार, दूसरा जेवीपी कमिटी, और तीसरा फजल अली कमीशन, जिसको स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी बोला जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, सिंस 1950 द बाउंड्रीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव बीन लेफ्ट अनअल्टर्ड बाय द पार्लियामेंट टिल डेट। बोले 1950 से लेके अभी तक इनमें से कौन से स्टेट्स की बाउंड्री को पार्लियामेंट ने चेंज नहीं किया, टच नहीं किया है। स्टेटमेंट है आसाम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। देखो मध्य प्रदेश से तो कई बार बता चुका हूँ, छत्तीसगढ़ बना दिया, तो बोले इसकी तो कई बार क्या है, बाउंड्रीज को चेंज किया है। बोले कई बार इसकी बाउंड्रीज में से कुछ एरियाज को राजस्थान में मिला है, कुछ एरियाज को महाराष्ट्र में मिला है। सो राजस्थान को तो चेंज किया है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये बोल रहा है अनअल्टर्ड, इनमें से किसी को भी टच नहीं किया। उत्तर प्रदेश से अभी बताया मैंने, उत्तराखंड को बनाया गया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता है। इवन कुछ एरिया यहाँ का नेपाल को भी दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये नहीं हो सकता। आसाम से तो नॉर्थ ईस्टर्न 7 सिस्टर, जिसको टोटल 8 स्टेट्स हैं, तो ज़्यादातर कहाँ से बने, आसाम। तो आसाम तो कई बार टच हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, विच ऑफ देम इज अनअल्टर्ड, नन ऑफ द अबव आर अनअल्टर्ड, क्योंकि इनमें से सबको कहीं ना कहीं चेंज किया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल certain areas that were constituted as scheduled district later as chief commissioner province and after independence placed in the category of part C and part D states are today। भाई हम लोगों ने देखा था A, B, C, D, पार्ट A, B, C, D क्लासिफिकेशन था। A में कौन थे, बोले फॉर्मर ब्रिटिश प्रोविंसेस, बोले ब्रिटेन प्रोविंसेस को कहाँ डाल दिया, पार्ट A में डाल दिया। पार्ट B में किसको डाला, बोले प्रिंसली स्टेट्स को डाल दिया। पार्ट C में किसको डाला, तो बोले शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट, जिसको बाद में चीफ कमिश्नर प्रोविंस, जिसको आज हम क्या बोलते हैं, यूटीज बोलते हैं। और पार्ट D में तो क्या था, सिर्फ अंडमान एंड निकोबार। सो देखो पार्ट सी और पार्ट डी की यहां पर क्वेश्चन में बात हो रहा है, तो पार्ट सी और पार्ट डी आज क्या बन गए हैं, तो बोले आज की तो ये यूनियन टेरिटरीज है। पार्ट सी वाले तो यूटीज थे, तो उनको यूटीज ही रखा। पार्ट डी में एक मात्र स्टेट था अंडमान निकोबार, तो उसको भी क्या बना दिया गया, यूनियन टेरिटरीज। तो ये क्या बोल रहा है, प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ पार्ट सी एंड पार्ट डी आर टुडे, आज वो क्या है, 6th शेड्यूल एरिया, 5th शेड्यूल एरिया, यूनियन टेरिटरीज। यस, सो दिस शुड बी द आंसर। आंसर इज सी। इजी था। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956
उसके पहले क्या चलती थी, शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट, जिसको ब्रिटिश रूल में चलाया जाता था। बाद में उनको चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया गया। इंडिपेंडेंस के बाद उनको पार्ट सी और पार्ट डी में रखा गया है ना, और आज उनको क्या बना दिया गया, यूनियन टेरिटरीज। और उसमें से कुछ यूनियन टेरिटरीज जो तब बनी थी, 6 यूटीज बनी थी, लाइक हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। और ज्यादातर को आज क्या बना दिया गया, स्टेट बना दिया गया। ज्यादातर क्या बोले, इन सबको क्या बना दिया गया, स्टेट का दर्जा दे दिया गया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उनको एलिवेट कर दिया गया धीरे धीरे समय के साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। असर्शन, रीजनिंग, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल प्रीलिम्स में आते हैं। असर्शन देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द इंडियन स्टेट राइट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन इफ दे सो डिजायर्स। हमारा आर्टिकल 1 क्या बोलता है, आर्टिकल 1 सेज इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। सो व्हाई दिस वर्ड यूनियन इज प्रिफर्ड ओवर फेडरेशन, बिकॉज इंडियन यूनियन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स। सो क्या हमारे यहाँ से स्टेट्स बाहर जा सकते हैं, आंसर इज नो, दे हैव नो राइट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन। सो मध्य प्रदेश भारत के बाहर नहीं जा सकता है, तो उनकी मर्जी है तो बाहर जा सकते हैं, वो कभी बाहर नहीं जा सकते हैं। और इवन अगर आप मूवमेंट भी चलाते हो कि हमको बाहर जाना है, तो वो इलेजिटिमेट और इलीगल हो जाएंगे, बिकॉज यू हैव नो राइट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन। रीजन देख लेते हैं। तो पहला तो गलत हो गया, तो देखो यहां पर 1 करेक्ट है, 1 करेक्ट है, तो ये 2 मेरे तो चले गए, क्योंकि ए इज इनकरेक्ट। ओके, रीजन देख लेते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन इंस्टीट्यूटेड ऑटोनोमसली फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई ये बात सही है। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला जाता है, हमारे यहां पर वर्ड तो कौन सा यूज किया गया, यूनियन। एक चीज और ध्यान रखना, वर्ड फेडरेशन हैज नोवेयर बीन यूज्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन फेडरेशन के बहुत सारे फीचर्स जरूर अवेलेबल है, इसलिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला जाता है, क्वासी फेडरल। क्या बोला जाता है, क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल का मतलब क्या है कि उसमें कुछ फीचर्स यूनियन के हैं, कुछ फीचर फेडरेशन के हैं, लेकिन फेडरेशन नाम का वर्ड कहीं भी यूज नहीं किया गया है। तो हमारे यहाँ पर फेडरेशन का एक फीचर अवेलेबल है कि स्टेट्स उनकी डायरेक्टली अथॉरिटी कहाँ से डिराइव करते हैं, तो दे डिराइव देयर अथॉरिटी डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वो सेंटर से अपनी अथॉरिटी डिराइव नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से बने हुए हैं, ऑटोनोमसली वर्क करते हैं। तो रीजन जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा। सो ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट। सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ऑलरेडी मैंने सारी चीजें बता दी है। वाई वर्ड फेडरेशन नोवेयर बीन यूज्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 1 का मतलब बता दिया है, दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स वेयर स्टेट्स आर ऑटोनोमस यूनिट ऑफ गवर्नेंस डायरेक्टली एस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीजें दी रखी हैं। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स, सो स्टेट्स हैव नो राइट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन। बड़ा इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। Which of these states are renamed version of their predecessor starting from India's independence to present day? बोले इनमें से ये जो स्टेट्स हैं, क्या ये रीनेम्ड वर्जन इनके देख लेते हैं। कर्नाटक, कर्नाटक का पहले नाम क्या हुआ करता था, मैसूर। मैसूर ये वही मैसूर है जहां पर हैदर अली और टीपू सुल्तान जैसे अत्याचारी रूलर थे। तो कर्नाटक का नाम क्या था, मैसूर नाम था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु का पहले नाम क्या हुआ करता था, तो तमिलनाडु का पहले नाम हुआ करता था मद्रास। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का नाम तो कभी बदला ही नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश तो कब बना, 1 नवंबर 1956 थ्रू स्टेट रिऑर्गनाइजेशन एक्ट, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने इसको बनाया था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। और मध्य प्रदेश का नाम तो आज भी मध्य प्रदेश है। उड़ीसा, यस, इसका नाम पहले क्या था, उड़ीसा, और आज क्या कर दिया, इसका नाम उड़ीसा। सो किस किस के नाम बदले हैं, सो 1 का नाम बदला है, 2 का नाम बदला है, 4 का नाम बदला है। सो मेरा आंसर हो जाएगा ए, दैट इज 1, 2 एंड 4। इनके नाम क्या हुए, चेंज हुए। यूनाइटेड प्रोविंस वॉज फर्स्ट स्टेट टू हैव अ न्यू नेम, दैट इज उत्तर प्रदेश इन 1950। मद्रास को रीनेम किया गया तमिलनाडु इन 1969। मैसूर को रीनेम किया गया एज कर्नाटक इन 1973। लक्षद्वीप मिनीकॉय नमनदीवी आइलैंड को लक्षद्वीप बोला गया इन 1973। यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को बोला गया नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बाय 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1999। उत्तरांचल का नाम बदला गया और उत्तराखंड किया गया इन 2006। और पौंडीचेरी का नाम बदल के पुडुचेरी किया इन 2006। और 2011 में उड़ीसा का नाम बदल के उड़ीसा कर दिया गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल कैन बी इंट्रोड्यूस। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल लाना है, अगर आपको स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन करना है, रीऑर्गेनाइज करना है दोबारा, तो उसका बिल कहाँ लाया जा सकता है। तो भाई हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, हु कैन डू दिस, इट इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बाय लॉ आर्टिकल 3 बात करता है इंटरनल रीएडजस्टमेंट की, वो बाउंड्रीज वगैरह को रीड्रॉ कर सकते हैं, चाहे तो किसी स्टेट को तोड़ सकते हैं, उसका नाम बदल सकते हैं, उसकी बाउंड्रीज चेंज करते हैं, 2 स्टेट्स को मर्ज कर सकते हैं, है ना, या कोई भी स्टेट्स की बाउंड्रीज को लेकर नया स्टेट भी मर्ज किया जा सकता है बाय पार्लियामेंट थ्रू लॉ। लॉ के थ्रू पार्लियामेंट ये काम कर सकती है। सो ये बिल को अगर लाना है तो कहाँ ला सकते हैं, तो भाई पार्लियामेंट में ला सकते हैं। और कहीं ऐसा लिखा है क्या कि सिर्फ लोकसभा में लाना है, राज्यसभा, इसका मतलब है वो बिल को किसी भी हाउस में ला सकते हो। यू कैन ब्रॉट दिस बिल इन
आइदर ऑफ द हाउस, चाहो तो लोकसभा में लाओ, चाहो तो राज्यसभा में लाओ, इट डिपेंड्स ऑन द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सो बोल रहा है स्टेटमेंट 1 इन राज्यसभा ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। भाई बिल को तो लाओ बट विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, और राज्यसभा में ही नहीं ला सकते हो, चाहो तो लोकसभा में भी ला सकते हो, तो पहला तो गलत हो गया। इन द कंसर्न लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर, क्या स्टेट में ला सकते हैं? भाई स्टेट्स के पास ये पावर नहीं है, दिस पावर वाज सोलिली गिवन टू द पार्लियामेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी गलत हो जाएगा। इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ, अरे बाप रे, जब लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं ला सकते तो लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट में ला सकते? क्या इतना पावरफुल हो गया क्या ये? इनकी तो कुछ भी औकात नहीं रहती, तो यहां तो बिल्कुल नहीं ला सकते। डी क्या बोल रहा है? इन द पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, यस दिस इज करेक्ट। सो अगर आपको ऐसा कोई बिल लाना है स्टेट को रिऑर्गनाइज करने का, तो कहां ला सकते हो आप? ओनली इन द पार्लियामेंट, दैट टू विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट इस बिल को लाने के पहले भी एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे, वो उस बिल को कहां भेजेंगे? कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर में फॉर इट्स व्यूज, और उसके व्यूज प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होंगे, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। ये मैंने अगेन पूरा प्रोसीजर वगैरह दिया हुआ है, हट जाता हूं, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल कमीशन वर रिलेटेड विद द इशू ऑफ स्टेट रिऑर्गनाइजेशन इन इंडिया। अभी तक हम लोगों ने टोटल कितने कमीशंस पढ़े हैं? तो हम लोगों ने 3 कमीशंस पढ़े हैं रिगार्डिंग स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन की। अगर स्टेट्स को आपको रीऑर्गेनाइज करना है तो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन पे हम लोगों ने कितने कमीशन पढ़े? तो आप लोग बोलोगे हम लोगों ने टोटल 3 कमीशन पढ़े। तो भाई पहले कमीशन का नाम क्या था? तो आप लोग बोलोगे जिसके चेयरमैन थे एस.के. धार, तो जिसको क्या बोला जाता था? धार कमीशन, है ना। दूसरा हमने कौन सा कमीशन पढ़ा था? आप लोग बोलोगे तो हमने पढ़ी थी जेवीपी कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, जेवीपी कमेटी पढ़ी थी हम लोगों ने, है ना। इन दोनों ने क्या बोला था? इन्होंने बोला था लैंग्वेज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता, क्योंकि क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे करना है? ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद तीसरा कमीशन बना था जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टेट रिऑर्गनाइजेशन कमीशन, या जिसको हम बोलते हैं फजल अली कमीशन। क्यों? क्योंकि फजल अली उनके क्या थे? मेंबर थे, सॉरी उसके चेयरमैन थे, और इसमें टोटल 3 मेंबर थे, एच.एन. कुजरू, के.एम. पनिक्कर और फजल अली। और फजल अली कमीशन ने, जिसको स्टेट रिऑर्गनाइजेशन कमीशन भी बोला जाता है, इन्होंने क्या बोला था? यस स्टेट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट नॉट एज अ सोल क्राइटेरिया अलॉन्ग विद एडमिनिस्ट्रेशन प्लस रीजनल कंसिडरेशन। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो चलो देख लेते हैं कौन कौन से कमीशन रिलेटेड है। फजल अली है, हाँ है। जेवीपी कमेटी है, हाँ है। धार कमीशन है, हाँ है। राजीव कमीशन, गोखले कमीशन, चलो इनके बारे में नहीं पता है हमको। तो पहले ऑप्शन देखे 1 2 3 हैज टू बी देयर इन द ऑप्शन। 1 2 3 यहाँ पर है, यहाँ पर 1 नहीं है इसलिए चला गया, यहाँ पर 2 नहीं है, 3 नहीं है इसलिए चला गया, यहाँ पर 2 नहीं है इसलिए चला गया। तो मेरा आंसर एक ही बचता है 1 2 एंड 3। सो अगर आपको ये दोनों नहीं भी पता थे, राजीव कमीशन एंड गोखले कमीशन, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए थे, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट। अगर ये क्वेश्चन टफ हो सकता था, ये क्वेश्चन कब टफ हो सकता था? जब मान लो मैं 5th में काट के ऐसा दे देता था 1 2 3 4 एंड 5, तो आपको 1 2 3 के बारे में तो पता था, लेकिन 4 और 5 में आप क्या हो जाते? कंफ्यूज हो जाते। लेकिन ये क्वेश्चन काफी ईजी कैटेगरी का था। क्यों? क्योंकि आपने एलिमिनेशन करके डायरेक्टली करेक्ट आंसर पे अराइव कर गए। जो पढ़ा है उस पर थोड़ा सा भरोसा भी रखना पड़ेगा। ऑलरेडी ये सारे कमीशंस मैंने आपको बता दिए हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बताने के पहले दोस्तों बता दूं कि ये जो सीरीज़ वगैरह चल रही है, आई होप आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो क्या करना है? चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और अगर आप लोग भी यूपीएससी या एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, तो हम लोग आपके लिए परसिवरेंस IAS आपके लिए मोस्ट अफोर्डेबल कोर्सेज लाया है। और उसकी प्राइस क्या रखी गई? 4500 रुपीज़ फॉर 1 ईयर वैलिडिटी। तो पूरे 1 साल की फीस कितनी रखी गई है? सिर्फ और सिर्फ 4500 रुपीज़, जिसमें आपका कंप्लीट प्री प्लस मेंस का सिलेबस को कंप्लीट करा जाएगा टारगेटेड टाइम ड्यूरेशन में। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? सिटीजनशिप इज नॉट मेयरली अ लीगल कंसेप्ट, इट इज ऑल्सो क्लोजली रिलेटेड टू लार्जर नोशन ऑफ इक्वालिटी एंड राइट्स। अब सिटीजनशिप पे क्वेश्चन आ गया। सिटीजनशिप बोले तो पार्ट 2 पे क्वेश्चन आ गया। द की आइडियाज और प्रिंसिपल इनहेरेंट इन द सिटीजनशिप ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट इज दैट। अब भाई सिटीजनशिप पे क्वेश्चन करने के पहले एक बार समझ ले हु इज दिस सिटीजन। सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है? तो भाई सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है और सिटीजन्स कौन होते हैं? तो भाई देखना, T.H. मार्शल ने, जो ब्रिटिश सोशोलॉजिस्ट थे, उसने अपनी बुक में सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास में बताया था कि सिटीजनशिप क्या है? सिटीजनशिप एक स्टेटस है दैट इज बेस्टोड ऑन दोज हु आर फुल मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। तो सिटीजनशिप मींस उनके पास कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं जो अदर एलियन एंजॉय नहीं करते। अदर एलियन मतलब भाई 2 लोग हो सकते हैं, एक हो सकते हैं सिटीजन
और एक हो सकते हैं एलियंस। एलियंस मतलब बोले वो फॉरेनर जो भारत के नागरिक नहीं है। सो सिटीजन्स और एलियंस में क्या डिफरेंस है? सो सिटीजन एंजॉय सम स्पेशल राइट्स विच आर नॉट एंजॉयड बाय द एलियंस। फॉर एग्जांपल सिटीजन्स हैव राइट टू वोट, सिटीजन हैव राइट टू कंटेस्ट फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, सिटीजन कैन बिकम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस। तो ये सब चीजें आईएएस आईपीएस बन सकते हैं। तो क्या एलियंस बन सकते हैं? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि सिटीजन को कुछ स्पेशल राइट्स हैं जिसके कारण वो क्या कहलाते हैं? सिटीजन्स कहलाते हैं, है ना। और सिटीजनशिप हमारे यहाँ क्या करती है? काउंटर डिसाइसिव वो क्या करती है? इक्वालिटी को भी इंश्योर करती है। हमारे यहाँ पे सिटीजन्स को राइट टू वोट दिया गया है। सो हर आदमी को बराबर वोट का अधिकार है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और उसको कुछ राइट्स भी दिए गए हैं, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स एंड सोशल राइट। सिविल राइट्स मतलब दैट प्रोटेक्ट लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। पॉलिटिकल राइट्स मींस पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस थ्रू राइट टू वोट, और इवन वो कंटेस्ट भी कर सकते हैं इलेक्शन वगैरह। सोशल राइट मतलब गिव एक्सेस टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये सब चीज़ें क्या है? सिटीजन को स्पेशली प्रोवाइड की जाती हैं। अब क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं हम लोग इतना समझने के बाद। Citizenship is not merely a legal concept, it is also closely related to larger notion of equality and rights. The key ideas or principle inherent in the citizenship of democratic state is that statement 1 क्या बोल रहा है? Citizenship help ensure equality among citizens by countering the divisive effects of class hierarchy। ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है। सिटीजनशिप कैसे इंश्योर करती है इक्वालिटी अमंग द सिटीजन? भाई सिटीजन्स को क्या दिया गया? राइट टू वोट एंड राइट टू कंटेस्ट फॉर द पॉलिटिकल ऑफिसेज, और सबको बराबर अधिकार है। तो किसी के मन में ऐसी भावना आएगी कि नहीं? और सबको सिंगल सिटीजनशिप दी गई है। सबको कैसी सिटीजनशिप दी गई है? सिंगल सिटीजनशिप। क्या ऐसा है क्या कि हिंदूज को बोला कि तुम 2 सिटीजनशिप ले लो, मुस्लिम को बोला तुम आधी ले लो? नहीं, एवरीवन हैव्स यूनिफॉर्म सिटीजनशिप, दैट इज इंडियन सिटीजनशिप। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। काउंटरिंग डिसाइसिव फोर्स वाला बिल्कुल सही है, डिवाइसिव फोर्सेस वाला। स्टेटमेंट 2 देख लो। सिविल राइट्स ऑफ सिटीजन हेल्प प्रोटेक्ट हर लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। सिविल राइट्स का मतलब ही होता है लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता। तो ये बात भी सही है। सिटीजनशिप राइट्स इनेबल एन इंडिविजुअल टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस। बस यस, ये बात भी सही है। सिटीजनशिप में ऐसे कुछ राइट्स मिलते हैं कि आप प्रेसिडेंट बन सकते हो, आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हो, आप हाई कोर्ट का जज बन सकते हो। सो हु कैन कंटेस्ट फॉर दीज ऑफिस? इट इज द सिटीजन। तो ये बात भी सही है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सिलेक्ट द सॉल्यूशन यूजिंग द कोड्स बिलो, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। तो मेरा आंसर हो जाएगा डी, दैट इज 1, 2 एंड 3। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? An overseas citizen of India shall not be entitled to which of the following rights freedom conferred on citizen of India। भाई किसके बारे में बात करता है? OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये OCI का अगर वर्ड आता है, या तो एक वर्ड आता है PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अगर ये दोनों वर्ड आते तो इसमें कोई डिफरेंस है? नहीं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों वर्ड का मतलब एक ही है। तो देख लेते हैं OCI और PIO का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 कंट्रीज। एक साइड हम देखते हैं मेरा भारत महान, और एक साइड हम देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इंडिया में अगर मैं बात करूं सिटीजनशिप की, तो वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। हमारे यहाँ पर सिर्फ एक ही नागरिकता मिलती है, इंडियन सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता। यूएसए में आपको कैसी मिलती है? ड्यूअल सिटीजनशिप। क्यों? क्योंकि आप स्टेट के भी मेंबर होते हो प्लस आप यूएसए के भी मेंबर। स्टेट मतलब प्रोविंस के भी। फॉर एग्जांपल अगर आप फ्लोरिडा में रहते हो तो आपके पास फ्लोरिडा की भी सिटीजनशिप है प्लस आपके पास यूएसए की भी सिटीजनशिप है। लेकिन इंडिया में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलती है? सिंगल सिटीजनशिप। इसका मतलब अगर किसी के पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड है तो क्या उसके पास ड्यूअल सिटीजनशिप हो गई? आंसर इज नो, क्योंकि हमारे यहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट चलता ही नहीं है। अगर आपने भारत को छोड़ के किसी भी देश की नागरिकता ली तो आपकी भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हमारे यहाँ पर सिर्फ क्या चलती है? सिंगल सिटीजनशिप। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है OCI और PIO कार्ड होल्डर आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है, इसके नाम से कंफ्यूज नहीं होना। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का मतलब वो सिटीजन इंडिया के नहीं है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब वो सिर्फ इंडियन ओरिजिन है। फॉर एग्जाम्पल यूएस की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है क्योंकि उनके बाप दादा कभी ना कहीं भारत में पैदा हुए थे, भारत में रहे थे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। सो OCI एंड PIO शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद ड्यूअल सिटीजनशिप, क्योंकि इंडिया में वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप ओनली। तो फिर ये OCI कार्ड होल्डर कौन होते हैं? भाई OCI और PIO वो लोग होते हैं जो कभी ना कभी इनके फादर, ग्रैंड फादर वगैरह यहाँ पर रहे हैं, या कोई अपने दोस्त भी हो सकते हैं जिन्होंने अब किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है और इनकी इंडिया की सिटीजनशिप खत्म हो गई है, लेकिन क्या उनकी रिश्तेदारी खत्म हो गई है भारत में। सो अब ये OCI और PIO कार्ड होल्डर बार बार क्या करेंगे? भारत के अंदर एंट्री करेंगे। सो इनको मल्टीपल एंट्री की जरूरत पड़ेगी। तो क्या इनको बार बार वीजा लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगी? सो आंसर इज नो। सो जिनके पास OCI या PIO कार्ड होल्डर है दे डू नॉट नीड अ वीजा, तो इनको वीजा की जरूरत नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। लेकिन ये सिटीजन है क्या? नहीं है। तो क्या प्रेसिडेंट बन सकते हैं? नहीं बन सकते, क्योंकि प्रेसिडेंट बनने के लिए सिटीजन होना जरूरी है। क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते हैं।
तो जो काम सिर्फ सिटीजन कर सकता है, क्या वोट दे सकते हैं? वोट भी नहीं दे सकते, बिकॉज ओनली ए सिटीजन कैन वोट, सो दे कैन नॉट वोट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, तो ये वोट भी नहीं दे सकते, लेकिन इनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिले हुए हैं। सबसे पहले तो इनको वीजा की जरूरत नहीं है, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट है, लाइफ टाइम के लिए इनको वीजा दिया गया है। अगर ये कहीं पर भारत में ताजमहल वगैरह विजिट करने जाते हैं तो इनसे भी वही टिकट ली जाएगी जो इंडियन से ली जाती है, तो ये चीज ध्यान रखना है। ये प्राइवेट प्रोफेशन भी कर सकते हैं, डॉक्टर लॉयर बन सकते हैं, ये सारे काम भी कर सकते हैं, इवन बच्चों को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, और इनके पास इन सब में इंडिया के सिटीजन के बराबर राइट्स होते हैं। मतलब ये एलियन से ऊपर होते हैं और सिटीजन से नीचे होते हैं। अब देख लेते हैं पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, OCI शेल नॉट बी इंटाइटल, तो नॉट वर्ड को ध्यान रखना, नॉट बी इंटाइटल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से वो किसके लिए पात्र नहीं है। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, क्या वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए एंटाइटल्ड है? आंसर इज नो। देखो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट कर सकता है, वो प्राइवेट प्रोफेशन कर सकता है, डॉक्टर लॉयर बन सकता है, लेकिन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए है क्या वो? बोले नहीं, बोले आर्टिकल 16 है एंड आर्टिकल 16 इज अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, तो वो तो सिटीजन है ही नहीं, सो शेल नॉट बी इंटाइटल, तो यस वो इसके लिए इंटाइटल नहीं है, तो ये मेरा होना चाहिए। स्टेटमेंट 2 देख लो, रजिस्ट्रेशन एज वोटर अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, क्या वो वोटर के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है? भाई वोट तो सिर्फ सिटीजन करता है और ये सिटीजन है ही नहीं, सो अगेन ही इज नॉट एंटाइटल फॉर दिस ऑल्सो, तो ये भी होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन नॉट के बारे में पूछ रहा। थर्ड देखो, एडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन, यस वो एडॉप्शन तो कर सकता है और वो सिटीजन के बराबर एडॉप्शन कर सकता है, तो ये मेरा नहीं होना चाहिए क्योंकि नॉट के बारे में पूछ रहा है। फोर्थ बोल रहा है प्रैक्टिसिंग प्राइवेट प्रोफेशन एज डॉक्टर और लॉयर इंडिया, हाँ ये डॉक्टर और लॉयर तो बन सकता है, भाई मल्टीपल एंट्री कर रहा है, लंबे समय भारत में रह रहा है, तो कुछ ना कुछ तो कमाएगा खाएगा, तो ये भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए? केवल 1 और 2, दैट इज ए। समझ में आ गया होगा आपको। जब भी OCI का नाम सुनते हो तो OCI इज अ फॉर्म ऑफ परमानेंट रेसिडेंसी, उनको लाइफ टाइम वीजा मिला हुआ है लेकिन ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं मिली है। इट इज अवेलेबल टू पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड देयर स्पाउसेस, ध्यान रखना है। OCI कार्ड होल्डर या PIO कार्ड होल्डर ये दोनों एक ही है। इट अलाउज देम टू लिव एंड वर्क इन इंडिया इंडेफिनेटली, वो जितने समय चाहे इंडिया में काम कर सकते हैं, रह सकते हैं। डिस्पाइट द नेम OCI स्टेटस इज नॉट सिटीजनशिप, वो सिटीजनशिप नहीं है, चीज़ आपको ध्यान रखना है। उनको राइट टू वोट नहीं है, क्यों? क्योंकि राइट टू वोट इज ओनली अवेलेबल टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, और वो इलेक्शन वगैरह भी भारत में नहीं लड़ सकते, लेकिन वो मल्टीपल एंट्री कर सकते हैं विदाउट वीजा। अब कोई भी आदमी मान लो फॉरेनर आता है तो उसको हर 6-6 महीने में कहाँ जाना पड़ता है? फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, बताना पड़ता है कि मैं भारत में हूँ, लेकिन ये OCI कार्ड होल्डर वालों को बार बार ये FRRO में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इनको लाइफ टाइम क्या दे दिया गया? वीजा दे दिया गया, और इनको इंडियन रेसिडेंट के बराबर राइट्स कहाँ मिले हुए हैं? एडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन, एंट्री फीस फॉर नेशनल म्यूजियम, प्रैक्टिसिंग प्रोफेशन लाइक डॉक्टर, फार्मासिस्ट, लॉयर वगैरह में इनको इंडियन सिटीजन के बराबर राइट्स अवेलेबल हैं। सो OCI कार्ड होल्डर एलियंस के ऊपर रहते हैं और सिटीजन्स के नीचे रहते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और OCI और PIO में बहुत कंफ्यूजन होता था, तो गवर्नमेंट ने बोला अब इन दोनों कार्ड को हम मर्ज कर दे रहे हैं और अब सिर्फ एक ही कार्ड बचा दे, इट इज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन स्टेटस। किसको देते हैं वो आपको मैंने बता दिया है। अब OCI किसके लिए एलिजिबल नहीं है? तो जो राइट सिर्फ सिटीजन को मिले उसके लिए OCI एलिजिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 16 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, दिस राइट इज अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, तो OCI वाले तो सिटीजन होते नहीं, इसलिए उनको ये राइट नहीं मिला है। वो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट नहीं लड़ सकते अंडर आर्टिकल 58। आर्टिकल 66 टॉक्स अबाउट इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वो ये नहीं लड़ सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी आपको सिटीजन होना जरूरी है, मस्ट है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज नहीं बन सकते अंडर आर्टिकल 124 एंड 217, क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको सिटीजन होना जरूरी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 बात करता है कि वोटर के लिए भी आपको सिटीजन होना जरूरी है, तो ये तो सिटीजन है नहीं, इसलिए वोट नहीं कर सकते हैं। ना ये मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा बन सकते हैं, क्यों? क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 कंडीशन बोलता है कि अगर आपको लोकसभा राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपको सिटीजन होना जरूरी है, और ये सिटीजन नहीं है, इसलिए दे कैन नॉट कंटेस्ट फॉर द पॉलिटिकल इलेक्शंस। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, मैंने यहाँ पर सारी चीजें डिटेल में दे दी, आप लोग आराम से देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड होल्डर। अभी मैंने बताया जब भी PIO आए तो आप उसको OCI या PIO को एक ही मान के चलना, क्यों? क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता था, तो गवर्नमेंट ने इन दोनों को मर्ज कर दिया है। सो PIO बोलूँ या OCI बोलूँ, बात एक ही है, कार्ड होल्डर है। डज नॉट नीड अ वीजा टू विजिट इंडिया, यस उनको वीजा की जरूरत नहीं है क्योंकि उनको लाइफ टाइम वीजा दिया हुआ है। डज नॉट रिक्वायर अ स्टूडेंट और एम्प्लॉयमेंट वीजा टू एक्वायर एम्प्लॉयमेंट और एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, यस वो एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, प्राइवेट प्रोफेशन कर सकते हैं, डॉक्टर लॉयर बन सकते हैं, सो उसके लिए उनको कोई ऐसा वीजा वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। हैज वोटिंग राइट इक्विवेलेंट टू NRI, क्या उनके पास वोटिंग राइट्स है? उनके पास वोटिंग राइट्स तो है ही नहीं, तो थर्ड मेरा गलत हो जाएगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 2 ओनली, दैट इज ए। अब यहाँ पर एक और वर्ड लिखा हुआ है NRI।
एनआरआई का मतलब क्या होता है? नॉन रेसिडेंट इंडियन। अब ये कौन होते हैं? क्या ये सिटीजन होते हैं क्या? आंसर इज यस। नॉन रेसिडेंट इंडियन का मतलब है कि वो सिटीजन जो भारत में 6 महीने से ज़्यादा बाहर रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई दोस्त है, वो जापान चला गया, उसका कंपनी में प्लेसमेंट हुआ, वो जापान गया हुआ है, 6 महीने से ऊपर वो वहीं रह रहा है, तो अब वो क्या बन गया? नॉन रेसिडेंट इंडियन। ऑल्दो ही इज एन इंडियन, ही इज द सिटीजन ऑफ इंडिया, मगर वो नॉन रेसिडेंट है कि भी भारत में नहीं रह रहा है, ये मान लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, एनआरआई आर सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ओसीआई एंड पीआईओ आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए, दैट इज 1 and 2 ओनली। समझ में आ गया होगा। बेनिफिट्स क्या है? वही जो बेनिफिट्स ओसीआई कार्ड होल्डर को मिलते हैं, वही बेनिफिट्स पीआईओ कार्ड होल्डर को मिलते हैं, और वो यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं। सभी लोगों को सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैंने फिर बताया आपको, अगर न्यू बैच ज्वाइन करना चाहते हो यूपीएससी और एमपीपीएससी के लिए, सो मोस्ट अफोर्डेबल बैच लेके आए, जिसकी फीस होने वाली हो ओनली 4500 रुपीज़, जिसमें आपको 1 ईयर की वैलिडिटी मिलेगी और कंप्लीट सिलेबस को कवर किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।